चलिए, आप लोगों को वॉइस मिल रहा है? चलिए, कोई क्वेश्चन होगा तो आप लोग पूछ लीजिएगा। ठीक है, अगला है बौद्धिक सिद्धांत पर आधारित निर्देश की। यहाँ पे जो ज्ञानवर्धक की जो बातें की गई है बीपीएससी में, कि कुछ लोगों को या संस्थाओं को बिना ज्ञान के क्या है उसको सर्वाइव नहीं करवाया जा सकता है। पहला है आर्टिकल 44। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, क्योंकि आजादी के बाद भारत का उत्तराखंड पहला राज्य है जहां पे कॉमन सिविल कोड लागू किया गया है या लागू करने की अनुशंसा की गई है। देखिए, भारत में सबसे पहले गोवा में क्या है, कॉमन सिविल कोड की बात की गई है। गोवा में कॉमन सिविल कोड की बात की गई है। और आजादी के बाद उत्तराखंड पहला भारतीय राज्य है जहां पे कॉमन सिविल कोड के बारे में बात की गई है। आप लोग सुने होंगे कि यहाँ पे कॉमन सिविल कोड लागू करने की बात चल रहा है। एक कॉमन सिविल कोड का मतलब होता है जो दीवानी मामले होते हैं, दीवानी जैसे शादी से संबंधित होता है, संपत्ति के अधिकार से संबंधित होता है, पुत्र या कस्टडी संबंधित होता है। जैसे मान ले किसी का तलाक हो गया तो बच्चे किसके पास रहेंगे, क्या है, ये सारे जो होते हैं इसको दीवानी केस कहा जाता है। तो ये क्या है, सभी धर्म के लोगों को या सभी भारत में रहने वाले सभी लोगों को एक जैसा करने की बात। ठीक है, वर्तमान में क्या है, भारत में मुस्लिम का लिए पर्सनल लॉ बोर्ड है। तो मुस्लिमों का जो तलाक है, बच्चों की कस्टडी है, या दहेज में कितना मुआवजा देना है, ये अलग अलग की गई है। तो ये मुस्लिमों में सबसे ज्यादा समस्या ये आता है ना कि मुस्लिमों में एक निकाह पढ़ा जाता है। निकाह के समय पे क्या था, एक रस्म दी, मतलब एक मनी उसमें गारंटी के रूप में दी जाती है। देखिए, हिंदुओं में जो शादी होता है ना, वो क्या होता है, समझौता नहीं होता है। वो क्या होता है, 7 जन्मों का संबंध बना होता है। पता नहीं होता है कि नहीं होता, वो अलग बात है। तो उसमें क्या कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। लेकिन जो मुस्लिमों में जो शादी होता है वो कॉन्ट्रैक्ट बेस होता है। उसमें क्या होता है, दोनों पक्ष यानी वर और वधु पक्ष के माध्यम से क्या एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं, अगर हम बीच में तलाक देंगे तो हमें इतना रुपए मुआवजा के रूप में देना पड़ेगा। जो निकाह के समय उसको किया जाता है। लेकिन समस्या जानते क्या होता है, मान लेते हैं कि आज से 30 साल पहले किसी ने शादी किया होगा और उस समय 50,000 का क्या है, मुआवजा की बात की गई है। या मान लेते हैं कि 2,000 रुपए पर मंथ देने की बात की गई, जो भी इन्होंने लिखा होगा उस निकाहनामा में, उसको निकाहनामा कहा जाता है सीधे नहीं। लेकिन क्या है, आज के परिप्रेक्ष्य में 50,000 रुपए कुछ बड़ी रकम नहीं है। जो थोड़ा सा मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास की बात बोल रहा हूँ, उसके लिए 50,000 रुपए क्या है, एक महीने का भी खर्च नहीं है। तो बताइए, अगर इससे तलाक हो जाएगा तो वो महिला कैसे जीवन सर्वाइव करेगी, अगर वो कोई जॉब में ना हो तो। लेकिन क्या है, हिंदुओं में क्या होता है कि हिंदुओं में अगर होता है कि जो उनके पति की संपत्ति है, देखिए पति की संपत्ति और माँ बाप की संपत्ति में अंतर होता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। अगर उनके माँ बाप की संपत्ति है तो उनमें क्या होता है, तलाक वाला दवा नहीं किया जा सकता है। अगर पति ने खुद अपने नाम पे कोई संपत्ति है उनके पास, या कोई जॉब करता हो, या उनके पास कोई गाड़ी वगैरह वगैरह कुछ भी हो, या सोना चांदी जो भी हो, तो उसका दावा क्या होता है, उनकी जो तलाकशुदा जो महिला है वो कर सकती है या पत्नी कर सकती है। लेकिन क्या है, अगर उनके माँ बाप के नाम पे कोई चीज रखी है तो उस पर दावा नहीं कर सकते जब तक उनके माँ बाप जिंदा है, जब तक उनकी संपत्ति का बंटवारा ना हो जाए। तो ये जो अलग अलग जो तलाक की परिस्थिति है, या संपत्ति के अधिकार की बात की गई है, या महिलाओं में जो बच्चे होते हैं, बच्चे को कस्टडी लेने की जो बात है, तो इनको एक जैसा करने के लिए कॉमन सिविल कोड लाया गया है। अभी देखिए, भारत सरकार भी इसको लाने की बात कर रहा है, लेकिन अभी इस बार बहुमत नहीं आ पाया है। तो अब लगता नहीं है कि इस बार आ पाएंगे, मुश्किल लग रहा है। तो कॉमन सिविल कोड क्या है, आर्टिकल 44, और उत्तराखंड में बहुत इंपॉर्टेंट है, आजादी के बाद पहला राज्य है भारत का जिनमें कॉमन सिविल कोड के बारे में लागू करने की बात की गई है। उसमें समिति वगैरह सब कुछ बना है, रिपोर्ट भी आ चुका है, केवल अब लागू करना ही है। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, कॉमन सिविल कोड। इससे महिलाओं को बहुत सारे क्या है अधिकार मिलेंगे, वो वाली चीज है जो अभी नहीं मिली हुई है।
45 क्या कहता है, अनुच्छेद 45 क्या कहता है कि सभी बच्चों को क्या है, सभी बच्चों को 6 से लेके 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा प्रदान, जिसको आंगनबाड़ी के माध्यम से दिया जाता है। आंगनबाड़ी के माध्यम से क्या है, 3 से लेके 6 वर्ष तक की शिक्षा कहाँ दी जाती है, आंगनबाड़ी में दी जाती है। उसमें उनको खाना, उनके लिए जो स्वास्थ्य की चीज होता है, उनके लिए कपड़े वगैरह सब, पढ़ाई लिखाई एकदम फ्री होता है। आंगनबाड़ी आप लोग जानते हैं। तो ये आर्टिकल 45 यानी 45 बोलता है कि जो 6 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं उनका प्रारंभिक देखभाल या बाल्य अवस्था की जो देखभाल है या शिक्षा है उसको प्रदान करना चाहिए। ठीक है। देखिए अभी आपको पता है कि प्राइमरी एजुकेशन बहुत जरूरी है। प्राइमरी एजुकेशन अगर सही नहीं है तो बच्चे का क्या होता है, जिसको कहते हैं कि ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। देखिए जिन बच्चों का प्राइमरी एजुकेशन बहुत बढ़िया हुआ है उनका क्या होता है, बोलने का तरीका अच्छा होता है, उनका जो चाहे कितने भी गलत हो लेकिन क्या होता है उनके बात करने के तरीका बहुत सारे क्या होता है अलग होते हैं। अनुच्छेद 48 देखिए क्या है, अनुच्छेद 48 कहते हैं कृषि और पशुपालन को आधुनिक एवं वैज्ञानिक आधार पर संगठित करना, यानी जो हमारे एग्रीकल्चर है और जो हमारे एनिमल हस्बेंड्री है उसको क्या आधुनिक बनाने की बात। इसमें देखिए कृषि क्षेत्र में नए नए इनोवेशन हो रहा है, पशुपालन में नए नए क्या होता है हाइब्रिड पशु लाए गए हैं और अधिक दूध देने वाले पशु बनाए जा रहे हैं, अधिक मीट देने वाले, अधिक अंडे देने वाले मुर्गियां बनाए जा रहे हैं। ये सब क्या है, इसमें वैज्ञानिकता को लाने के लिए बात की जाएगी। हरित क्रांति क्या है, इसी का नाम है। श्वेत क्रांति क्या है, ये जितने भी क्रांति है इसी का उल्लेख है। हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति, लाल क्रांति, जितने भी क्रांति आप देख रहे हैं सब इसी का उदाहरण है। अगला है अनुच्छेद 48A। इसमें कहता है पर्यावरण यानी जो इन्वायरमेंट है उसकी रक्षा और सुधार करना, यानी इन्वायरमेंट की क्या करना है, रक्षा करना और उसका क्या करना, सुधार करना तथा देश के वनों एवं वन्य जीवों की रक्षा करना। एक तो है हमारे जो इन्वायरमेंट है उसका रक्षा करना है, पेड़ पौधे को कम काटिए, लगाइए ज्यादा, लेकिन ये बहुत कम करते हैं। उसके बाद नदी के जो रेत वगैरह होता है, खनन होता है, उसको कम कीजिए। लेकिन आप लोग जो जानते हैं गोला नदी में करोड़ों का क्या अरबों का खनन होता है हर साल होता है। उसके बाद क्या है, जो वन्य जीव है उनको नहीं मारा जाए। देखिए जैसे वन्य जीवों पे मारने पर प्रतिबंधित लगा दिया गया है कि उनको मारेंगे पकड़े जाएंगे तो उसको जेल हो जाता है, लेकिन फिर भी लोग क्या चोरी छिपे बहुत सारे लोगों को क्या जानवरों को क्या मार जाते हैं। तो इन पर प्रतिबंध है। देखिए क्या होता है आपको पता नहीं, बायोडाइवर्सिटी बहुत जरूरी है। इस धरती पर जीवन के अस्तित्व को अगर बनाए रखना है तो क्या है, बायोडाइवर्सिटी बहुत जरूरी है। लेकिन लोग क्या है अपने जीने के लिए क्या होता है जरूरत। और देखिए इस समय एक बात आप लोग समझिएगा, जिसे कहते हैं धारणीय विकास। धारणीय विकास को कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्या कहते हैं, धारणीय विकास सबके लिए होना चाहिए। धारणीय विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट जिसे कहा जाता है, इसको अगर ध्यान में नहीं करेंगे तो बताइए आप या कोई भी व्यक्ति इतना ज्यादा धन कमा के करेंगे क्या। आप जरा सोचिएगा। देखिए धारणीय विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है जिस पीढ़ी में हम रह रहे हैं ना, उस पीढ़ी को जो प्राकृतिक संसाधन है उसको एक उचित क्या होता है उसको उपयोग करना चाहिए, जिससे क्या है आने वाले जो पीढ़ी है उसको भी क्या होता है उस प्राकृतिक संसाधनों का लाभ मिल सके। लेकिन लोग क्या सोचते हैं कि इसी में ही हम लोग क्या है यूज करके खत्म कर दे, अगला पीढ़ी के बारे में सोचते नहीं है। इससे क्या होगा, मान लेते कि वो पीढ़ी क्या है करोड़ों अरबों रुपए जमा भी कर लिया, भाई जब आप अपने अगले पीढ़ी के लिए कुछ रख के नहीं जाएंगे तो ग्लोबल वार्मिंग होगा, जलवायु परिवर्तन होगा, वो तो ऐसे ही मर जाएंगे। आप लोग देखेंगे आजकल क्या है जो समुद्र जल स्तर बढ़ता जा रहा है, जो द्वीपीय देश है उनमें एक बहुत बड़ा गंभीर समस्या हो गया। हीट वेव देखिए इस बार कितना हीट वेव के कारण लोग मारे जा रहे हैं। अभी देखिए उत्तराखंड में कितना भूस्खलन हो रहा है, बाढ़ आ रहा है। अभी देखिए हरिद्वार में कितने कार क्या हो रहा बह गए हैं। तो ये क्या है, हम लोगों के गलतियों का क्या नतीजा है। तो इनको संरक्षण करना बहुत जरूरी है। ठीक है, बहुत जरूरी है। अभी देखिए बिहार में लगातार पुल गिरते चले गए, तो कहीं ना कहीं क्या है हमारे जो पर्यावरण के प्रति हम लोग जो जागरूक नहीं है,
उसके अलावा एसी हर घर में 2-3 एसी लगे हुए हैं, 5 एसी लगे हुए हैं, लोग से ज्यादा एसी लगे हुए हैं। तो भाई उसको कम करना बहुत जरूरी है। अगर आगे अपने पीढ़ी को अगर आगे उसको रखना है, अगर इसी में अंतिम पीढ़ी समझ के अगर काम करना है तो ये सही बात है, लेकिन अगले पीढ़ी के लिए अगर काम करना है तो इसमें बदलाव करना पड़ेगा। अगर यही अंतिम पीढ़ी है तो उसके लिए तो कुछ भी करिए। ठीक है। अगला है अनुच्छेद 49। इसमें कहा गया कि राज्य कलात्मक और ऐतिहासिक महत्व के प्रत्येक स्मारक और स्थान की रक्षा करेगा। कैसा है? ऐतिहासिक महत्व के लिए स्मारक और स्थान और कलात्मक चीजों को, जैसे लाल किला का संरक्षण करना, ताजमहल का संरक्षण करना। आप लोग सुनते हैं बहुत सारे हिंदू संगठन बोलते हैं कि ताजमहल को गिरा दिया जाए, वो ऐसा है वो ऐसा है। उसको गिरा नहीं सकते हैं। वो क्या है, आर्टिकल 49 में उसका उल्लेख किया गया है कि ऐसे स्मारक को हम गिरा नहीं सकते, उसका मरम्मत करके उसको ज्यादा दिनों तक रखना चाहिए। लाल किला में क्या है, मुगल बादशाहों ने बनाया है, हिंदू संगठन बोलते हैं उसको गिरा दो भाई, क्यों गिरा दे? वो हमारा ऐतिहासिक महत्व की वस्तु है, इसलिए उनको हम ऐसे नहीं कर सकते। इसी देखिए ताजमहल, लाल किले वगैरह है, उनका संरक्षण किया जाता है। उनका क्या होता है? संरक्षण किया जाता है। तो ये भी क्या है, बहुत जरूरी है। अगला देखिए आर्टिकल 50 देखिएगा। देखिए आर्टिकल 50 ये बोलता है कि हमारा जो राज्य है वो लोक सेवाओं में न्यायपालिका और कार्यपालिका को अलग अलग करना, यानी जुडिशियली और क्या एग्जीक्यूटिव को अलग अलग करना। देखिए जुडिशियली और एग्जीक्यूटिव अगर दोनों एक साथ मिल जाएगा ना, फिर क्या अराजकता फैल जाएगा। आप मान लें कि हमारा जो पीएम है और वो जो हमारे जो जज है वो दोनों मिल जाए तो दोनों एक जैसे काम करने लगेंगे, फिर न्याय कहाँ से मिलेगा? इसलिए न्यायपालिका और कार्यपालिका पृथक पृथक होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, आपस में तालमेल नहीं बैठा पाएगा और लोग क्या तानाशाही बन जाएंगे। और जो न्याय करेगा उसके पास ही क्या है, किसी को हटाने का शक्ति भी अगर दे देंगे तो वो क्या करेगा, इसलिए बहुत। अगला है जो लास्ट अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 51, 51। ये क्या है, अंतरराष्ट्रीय शांति के लिए है। जो हमारा जो देश है ना वो अंतरराष्ट्रीय शांति भी पर भी विश्वास करता है, केवल अपने देश की शांति पर विश्वास नहीं करता है। देश में शांति तो होना ही चाहिए, उसके साथ साथ क्या है, इंटरनेशनल पीस भी होना चाहिए। क्योंकि हम लोग क्या है, दुनिया से कटे नहीं है भाई। हमारे आसपास पड़ोसी में अगर कोई घटना घटेगा तो उसका इफेक्ट तो हमारे ऊपर आएगा ना। जैसे देखिए बांग्लादेश में, पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में जो लड़ाई हो रहा था, उसका इफेक्ट इंडिया पे हुआ और ने क्या बांग्लादेश को अलग राज्य बनाने का बात किया है। तो कोई ना कोई इफेक्ट, आप मान लीजिए नेपाल में कोई घटना होता है तो उसका इफेक्ट तो इंडिया में होगा ही होगा, पाकिस्तान में कोई घटना होगा तो उसका इफेक्ट इंडिया में होगा ही होगा। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय शांति बहुत जरूरी है। देखिए भारत का जो अंतर्राष्ट्रीय नीति है उसका मतलब होता है सह अस्तित्व पर विश्वास करना, यानी विश्व बंधुत्व पर विश्वास करना। क्या विश्व बंधुत्व या सह अस्तित्व पर विश्वास करना होता है। लेकिन क्या है, हर कोई देश ऐसे विश्वास नहीं करता। जैसे चाइना पर विश्वास किया था और चाइना ने हमारे ऊपर आक्रमण कर दिया। ये राष्ट्रों के साथ न्यायपूर्ण और सम्मानजनक संबंध बनाए, यानी अलग अलग जो राष्ट्र है उनके बीच में क्या है, न्यायपूर्ण और सम्मानजनक संबंध होना चाहिए। तो दूसरे देश के नागरिक और उनके सरकार, उनके संस्थानों को हमें आदर करना चाहिए। ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि चीन में क्या कम्युनिस्ट सरकार है, तो हम ऐसे नहीं करेंगे कि चीन की सरकार खराब है या वहाँ के लोग खराब है, या पाकिस्तान हमारे थोड़ा सा क्या मनमुटाव हुआ तो इसलिए ये नहीं बोलेंगे कि पाकिस्तान के लोग खराब है। भाई वो तो सरकार की नीतियां है कि वहाँ के सरकार भी चाहता है कि वो भारत का विरोध नहीं करेंगे तो चुनाव नहीं जीत पाएंगे। जैसे भारत में क्या होता है, जब पाकिस्तान वाला मुद्दा ज्यादा होता है तो भारत में वही दल क्या होता है, जीत जाता है। तो पाकिस्तान में भी ऐसा है, पाकिस्तान में भी क्या भारत के खिलाफ जितना गाली देते लोग सरकारें, उतने लोग क्या होता है उनको वोट देते हैं। इंडिया में भी देखिए चुनाव आते ही क्या पाकिस्तान आ जाता है। उसे अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधि दायित्व के लिए सम्मान, अंतर्राष्ट्रीय जो कानून होता है उनके संधि के दायित्व के लिए सम्मान, जितने भी अंतर्राष्ट्रीय कानून होता है उनका सम्मान करना चाहिए। मध्यस्थ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय विवादों के निपटारे को, जो भी अंतर्राष्ट्रीय विवाद होता है उनको क्या है, मीडिएटर के माध्यम से समाधान करना। जैसे देखिए कश्मीर में जो विवाद है ना, तो कश्मीर में जो विवाद है उसको भी क्या है, मध्यस्थ के माध्यम से समाधान करने की बात की जा रही है। तो लेकिन अभी तक बन नहीं पाया, वो अलग बात है, लेकिन कभी ना कभी बन जाएगा, ये विश्वास है।
तो ये भी क्या है, एक प्रकार से हमारे यहाँ पे विदेश नीति भी क्या है, डीपीएसपी का भाग है, कि हम भी चाहते हैं कि हमारे जो देश है, देश में तो शांति है, हमारे आसपास या पूरे विश्व के जो लोग हैं वो भी शांति से रहे। इसलिए देखिए भारत क्या करता है, जहाँ पे कोई घटना हो जाता है या कोई देशों के बीच में लड़ाई हो जाता है, तो वहां पे शांति सेना भेजता है। क्या सेना भेजता है? पीस आर्मी भेजता है या शांति सेना उनको भेजा जाता है, जिससे क्या होता है, उन देशों में युद्ध या जो भी घटनाएं होती है उसको कम से कम किया जाए। जैसे बांग्लादेश को अलग करने के लिए शांति सेना भेजा गया था इंदिरा गांधी के माध्यम से। ठीक है, तो ये सारी चीज आप लोग जानिए। अब देखिए डीपीएसपी में क्या क्या संशोधन किया गया है, अमेंडमेंट क्या किया गया है, तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो डीपीएसपी या राज्य के निधि तत्व में क्या क्या इसमें संशोधन वगैरह की गई है, उसको भी हम देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात है कि जो 42 अमेंडमेंट हुआ था, उसमें क्या है 1976 में, इसमें क्या है भाग 4 में क्या है कुछ बदलाव किए गए, यानी नीति निषेध तत्व में बदलाव किया, बीपीएसपी में कुछ बदलाव किया। क्या क्या क्या? अनुच्छेद 39 ए जोड़ा गया, जो आपको बताया था, जो गरीबों को निःशुल्क कानूनी सहायता की बात की गई। गरीबों क्या है, निःशुल्क कानूनी की बात। हम लोग को बताया कि जो गरीब है, महिला है या वंचित वर्ग के लोग हैं, उनको क्या होता है, सरकार की तरफ से वकील मुहैया करवाया जाता है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 43 ये कहता है उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिक, यानी जो उद्योग है उसके प्रबंधन में जो श्रमिक होते हैं उनको अभी राय लेनी चाहिए। 48 ए क्या कहता है, पर्यावरण की रक्षा और उनमें सुधार करना चाहिए। ये आपको बताया कि पर्यावरण की रक्षा और उनमें सुधार करना चाहिए। ये 2002 में 86वां संशोधन किया गया, इसके अंतर्गत 45 में इसमें बदलाव किया गया है और अनुच्छेद 21 जोड़ा गया जो शिक्षा के अधिकार को प्रारंभिक शिक्षा को लेके इसमें बात की गई है। ठीक है, अब ये मौलिक अधिकार और डीपीएसपी में क्या है अंतर की बात है कि इसमें क्या क्या अंतर है, बीपीएसपी और आपके जो फंडामेंटल राइट्स है उसमें क्या अंतर है। ठीक है, आपको पहली बार बताया था कि जो बीपीएसपी है वो क्या था, उसमें हम डायरेक्ट न्यायालय में नहीं जा सकते, लेकिन फंडामेंटल राइट के मामले में क्या था, हम डायरेक्ट न्यायालय में जा सकते। पहला अंतर तो ये है। ठीक है, देखिए मौलिक जो अधिकार है ये क्या, इसके बीपीएसपी का दायरा क्या है, थोड़ा सीमित है, मतलब लिमिटेड है, लिमिट किया गया है। यहाँ एक नागरिक के अधिकार की रक्षा करता है और बृहद स्तर पर कार्य करता है। बीपीएसपी में वे सभी आदर्श शामिल है जिनका पालन राज्य को देश के लिए नीतियां और कानून बनाते समय ध्यान रखना होता है। कंपल्सरी नहीं है, ध्यान रखना होता है, लेकिन मौलिक अधिकार के प्रकृति में नकारात्मक और निषेधात्मक होता है, क्योंकि वे राज्य की सीमाओं को मजबूत करते हैं। ठीक है, देखिए आपको जो मौलिक अधिकार बताया था उसमें ये बात बताया गया था ना कि जो सरकार अगर या कोई संस्थान अगर कोई नागरिकों का कोई दायित्व का उल्लंघन करता है, तो आप 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और 226 के अंतर्गत क्या नहीं भी जा सकते हैं। लेकिन उसमें क्या है, डीपीएसपी में ऐसे नहीं किया जा सकता। डीपीएसपी में क्या होता है, ये वाली बात नहीं है। इसलिए डीपीएसपी क्या है, वो हम लागू नहीं कर सकते, बल्कि सरकार जब नीति बनाए तो इसको ध्यान में रख के नीतियों का निर्माण करे। इसको ध्यान में रख के क्या है, नीतियों का निर्माण करे, ये बात बताई गई है। क्योंकि यही को बताया गया कि जो हमारे नीति निर्धारित है ये सकारात्मक है। सकारात्मक मतलब सरकार के लिए सकारात्मक है, सरकार केवल इस पर ध्यान देगा, लेकिन कोई कंपल्सरी नहीं कि सरकार को क्या था इस पर क्या था काम रहना पड़ेगा। लेकिन जो फंडामेंटल राइट है उसमें क्या सरकार को क्या है उसी अनुसार कार्य करना पड़ेगा। डीपीएसपी कानून के द्वारा क्या है प्रवर्तन ही नहीं है, डीपीएसपी क्या कानून के द्वारा ये लागू नहीं किया जा सकता। डीपीएसपी और मौलिक अधिकार साथ साथ चलते हैं, लेकिन क्या था डीपीएसपी और मौलिक अधिकार साथ इसलिए चलते हैं क्योंकि जब लोगों के अधिकार होंगे ना, तो सरकार उसी के अनुसार कानून भी बनाते हैं, सरकार उसी के अनुसार क्या है कानून भी बनाते हैं। उसके बाद डीपीएसपी क्या है, मौलिक अधिकार के अधीनस्थ नहीं है। देखिए जो हमारा राज्य के नीति विषय तत्व होता है ना, वो क्या है ना मौलिक अधिकार के क्या है अधीन नहीं है, मतलब कि उसके मतलब नीचे काम नहीं करता है, बल्कि अलग अलग दोनों क्या है अलग अलग है।
ठीक है, दोनों क्या है, दोनों क्या है, अलग अलग है। ठीक है, तो दोनों क्या है, अलग अलग है। तो दोनों एक दूसरे के क्या होता है, ये अधीन में नहीं होता, बल्कि दोनों क्या होता है, एक दूसरे के अलग अलग। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होता है, जो राज्य के निजी निषेध तत्व है ये पूरा आपका समाप्त हो जाता है। तो इसमें आप लोगों का कोई अगर डाउट वगैरह है तो आप लोग उसको पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट हो, निजी निषेध तत्व में कोई भी डाउट हो, या फंडामेंटल राइट जो बताया था आप लोगों का उसमें भी कोई डाउट है तो उसमें आप लोग पूछ सकते हैं। क्लियर आता है ना? ठीक है, आप लोगों को कल टेस्ट दिया था उसको लगाइए, उसको एक बार और देखिएगा, जितने भी टेस्ट है उसको लगाते रहिए, जहाँ पे भी प्रॉब्लम आते हैं उसको बताइएगा। और एक क्या प्रैक्टिस सेट आप मार्केट से ले लीजिएगा, सबसे बेटर रहेगा। तो प्रीवियस ईयर हो या क्वेश्चन हो उसको लगाइएगा, उसमें जो क्वेश्चन नहीं आ पाता है उसमें हम चर्चा करेंगे। चलिए, आज क्या है, अब दूसरा टॉपिक आप शुरू नहीं करेंगे, अगर कोई क्वेश्चन होगा तो आप लोग पूछिएगा, नहीं तो फिर आप लोगों से कर लेते हैं। ठीक है, कोई क्वेश्चन है आप लोग का? चलिए, अगर नहीं है तो फिर आप लोगों से